Hi friends, my name is Sundarpal and welcome on our YouTube channel Career Tutor. So आज हम डिस्कस करने वाले हैं टी.एस. इलियट। टी.एस. इलियट जिनका फुल नेम है थॉमस स्टैंस इलियट। थॉमस स्टैंस इलियट और टी.एस. इलियट ये दोनों एक ही हैं और ही वॉज एन अमेरिकन पोइट। रियल में तो वो एक अमेरिकन पोइट हैं और टी.एस. इलियट को चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे टीजीटी हो, पीजीटी हो, चाहे यूजीसी नेट हो और चाहे यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम्स हो, इन सभी के अंदर टी.एस. इलियट को काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है। ऐसा क्यों है? क्योंकि ये एक मॉडर्न पोइट है। टी.एस. इलियट वॉज एन मॉडर्न पोइट एंड टी.एस. इलियट इज़ रियली ए ग्रेट पोइट। ही वॉज born on 26th September 1888 and he was died on 4th Jan 1965। ये 1888 के अंदर पैदा होते हैं और 4th Jan 1965 के अंदर डेथ होती है। अब हम इनकी मैरिड लाइफ के बारे में बात करते हैं, मैरिज लाइफ के बारे में। सो ही वॉज फर्स्ट टाइम मैरिड 1915 एंड ये फर्स्ट मैरिज जो है ये 1950 से लेकर के 1947 तक चलती है। ही वॉज मैरिड टू विवियनी हेवुड। ये इनकी एक हैस्ट मैरिज है। जैसे विलियम शेक्सपियर ने एक जल्दबाजी में मैरिज की थी, तो इनके पेरेंट्स ने, टी.एस. इलियट के पेरेंट्स ने इनको काफ़ी मना किया कि आप इतनी जल्दबाजी में मैरिज मत कीजिए। बट ही वॉज फर्स्ट टाइम मैरिड टू विवियनी हेवुड। सो विवियनी हेवुड का नेचर थोड़ा सा डिफरेंट था, इसलिए ये इनकी फर्स्ट मैरिज इनकी लाइफ का अंदर एक डिजास्टर पैदा कर गई। तो विवियनी हेवुड है, इसका लेवल हाई था, इनका नेचर अलग था, मगर इन्होंने जल्दबाजी में मैरिज की तो इनका आपस में एक कॉम्बिनेशन नहीं बना, जिससे ये मैरिज, ये जो फर्स्ट मैरिज है ये इनकी ज़्यादा नहीं चली और विवियनी हेवुड का वॉज डाइड एट 1947। इसका मेन रीजन्स काफ़ी डिफरेंट बुक्स के अंदर अलग अलग लिखा हुआ है। ये एक हाई स्ट्रेंथ वुमन बताते हैं, यानी इनका नेचर कुछ ज़्यादा अलग था और ये एक इगोइस्ट टाइप की लेडीज थी, जिनसे अगर हम बात करें टी.एस. इलियट की तो ये एक मिडिल बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं। मगर ये जो विवियनी हेवुड है ये एक सोशल स्टेटस जो है वो काफ़ी हाई था, इसकी वजह से इनकी फर्स्ट मैरिज लाइफ इतनी अच्छी नहीं चली। 1947 में विवियनी हेवुड की डेथ के बाद में ये अगेन दोबारा मैरिज करते हैं। ही वॉज रीमैरिड टू वलेरी फ्लेचर। अगर हम वलेरी फ्लेचर की बात करें तो सी वॉज हिज पर्सनल सेक्रेटरी। ये वलेरी फ्लेचर इनकी पर्सनल सेक्रेटरी थी एंड सी वॉज 40 years younger than him। ये इनकी पर्सनल सेक्रेटरी जो है ये 40 years यंगर देन टी.एस. इलियट। बट ये मैरिज काफ़ी अच्छी चली इनकी लाइफ में और 1957 में ये वलेरी फ्लेचर से शादी करते हैं टिल टू हिज डेथ। सो नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस ऑन हिज एजुकेशन। अगर हम टी.एस. इलियट की एजुकेशन की बात करें तो इन्होंने फर्स्ट टाइम 1906 के अंदर 1906 के अंदर ही इंटर्ड हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, जहाँ पर इन्होंने बीए और एमए की पढ़ाई की। बीए और एमए के अंदर उन्होंने 3 चीज़ों को मेजरली फोकस किया। फिलोसफी, पहली चीज़ इन्होंने फिलोसफी के ऊपर फोकस किया। सेकंड पोइट्री और थर्ड इन्होंने फोकस किया लिटरेरी क्रिटिसिज्म। तो इन्होंने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के अंदर 3 चीज़ों के ऊपर फोकस किया। पहली फिलोसफी, सेकंड पोइट्री एंड थर्ड लिटरेरी क्रिटिसिज्म। तो फिलोसफी, पोइट्री और लिटरेरी क्रिटिसिज्म ने टी.एस. इलियट को 20th सेंचुरी का सबसे महान पोइट और लिटरेरी क्रिटिक्स बना दिया। इनके पीछे देखिए, हर कोई कहता है कि हर किसी इंसान के पीछे एक टीचर होते हैं। जो टीचर जो है वो एक इंसान को एक सही मार्गदर्शन देते हैं, उसको सिखाते हैं कि आप कि कौन सा रास्ता सही है और कौन सा रास्ता गलत है।
तो सही और गलत का एक स्टूडेंट्स को पता नहीं होता, मगर सिर्फ टीचर ही उनको गाइड करते हैं। सो मुझे एक लाइन याद आती है कि सक्सेस इज नॉट कम्स बाय हार्ड वर्क, इट ऑलवेज कम्स बाय राइट डायरेक्शन। सो एक राइट डायरेक्शन का होना भी बहुत ज़रूरी है। तो इनके पीछे इनको राइट डायरेक्शन देने वाले मैं यहाँ पर उनके टी.एस. इलियट के दो ग्रेट जो टीचर्स हैं उनका नाम लेना चाहूँगा, और हो सके तो आप इनको ज़िंदगी में याद रखना, ताकि आपके माइंड में ये रहे कि टीचर की जीवन में कितनी इम्पोर्टेंस है। सो टी.एस. इलियट के जीवन में दो टीचर्स का काफ़ी प्रभाव रहा। उनमें पहला जो है ये सांतायाना और सेकंड है इरविन बेबिट। यानी कि सांतायाना और इरविन बेबिट दोनों ही टीचर उनको हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में मिले, और उनके इन दोनों का प्रभाव टी.एस. इलियट के फिलोसफी, पोइट्री और लिटरेरी क्रिटिसिज्म इन तीनों चीज़ों के ऊपर रहा। तो अब हम टी.एस. इलियट की, चलिए एक छोटी सी बात मुझे फिर से याद आई कि टी.एस. इलियट ने 1916 के अंदर दोबारा से ये हार्वर्ड में पहुंच गई, और इन्होंने डॉक्टरल ऑफ फिलोसफी यानी कि पीएचडी के अंदर इन्होंने एडमिशन लिया, मगर इन्होंने यहाँ से डिग्री बिना लिए ही ये लौट आई। यानी कि इन्होंने पीएचडी में एडमिशन लिया, इन्होंने अपना डॉक्टरल फिलोसफी जो थीसिस है उसको कंप्लीट किया, मगर इन्होंने वहाँ से पीएचडी डिग्री नहीं ली। तो अब हम इनकी पोइट्री के बारे में डिस्कस करते हैं, क्योंकि टी.एस. इलियट के काफ़ी सारे वर्क्स और पोइट्री और ड्रामाज उनके हर बार किसी न किसी एग्जाम में पूछे जाते हैं, और यूजीसी नेट के एग्जाम के लिए तो टी.एस. इलियट काफ़ी पॉपुलर हैं। यानी कि 3 से 4 क्वेश्चन, लगभग 4, कभी कभार तो 4 क्वेश्चन भी टी.एस. इलियट के बारे में पूछे जाते हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ये। मैं चाहता हूँ कि आप इन चीज़ों को, मैं इस वीडियो के माध्यम से जो भी आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो आप यहाँ पर कोशिश करें इन चीज़ों को एक नोटबुक्स अपने नोट्स बनाएं और उनको अच्छे से प्रिपेयर करें। और मैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही इसका एक सेकंड पार्ट इस वीडियो का अपलोड करने वाला हूं, जिसका मेरा मेन जो फोकस होगा वो टी.एस. इलियट की एक वेरी फेमस वर्क है जो आप सभी जानते हैं, द वेस्टलैंड। इट वाज पब्लिश्ड इन 1922। तो उसका ऊपर हम पूरा एक वीडियो, एक पूरी एनालिसिस करके हम उसको डालेंगे, तो आप उस वीडियो को भी ज़रूर देखना। और चलिए हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं टी.एस. इलियट की पोइट्री के ऊपर। सो हम टी.एस. इलियट की फर्स्ट पोइम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पोइम, जिसको काफ़ी बार यूजीसी नेट के एग्ज़ाम के अंदर और टीजीटी-पीजीटी एग्जाम्स के अंदर पूछा गया है। इसका नाम है द लव सॉन्ग ऑफ जे. अल्फ्रेड प्रूफ्रोक। द लव सॉन्ग ऑफ जे. अल्फ्रेड प्रूफ्रोक। एंड ये पोइम जो है इन्होंने 1911 से 15 के बीच में लिखी है, यानी कि 1911 एंड 15 के अंदर इन्होंने इस पोइम को लिखा, बट इट वाज पब्लिश्ड इन 1917। तो आपको इसकी जो पब्लिशिंग डेट है ये याद रखना है 1917 के अंदर। कभी कभार पब्लिशिंग डेट को पूछ लिया जाता है क्योंकि ये वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर मैं इस पोइम की बात करूं, ये एक पोइम है, आपको ये याद रखना है, लव सॉन्ग ऑफ जे. अल्फ्रेड प्रूफ्रोक। ये इन्होंने जो डेडिकेटेड किया है ये जीन वर्डिनल को इन्होंने डेडिकेट किया है। और जीन वर्डिनल ये इनके एक फ्रेंड्स हैं, जो एक नेबर्स थे इनके और काफ़ी क्लोज थे, बट ही वॉज डाइड इन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। ये जीन वर्डिनल हैं, ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के अंदर डाइड हो जाते हैं। इनके अपना दुख व्यक्त करने के लिए इन्होंने द लव सॉन्ग ऑफ जे. अल्फ्रेड प्रूफ्रोक को इन्होंने लिखा। तो चलिए हम बात कर लेते हैं ये जो प्रूफ्रोक कौन है। प्रूफ्रोक एक ओल्ड मैन है, इसको इन्होंने प्रोटैगनिस्ट दिखाया गया है, एक हीरो के तौर पे दिखाया गया है इसको, प्रोटैगनिस्ट। प्रूफ्रोक एक हीरो है जो लेमेंट करता है किसके ऊपर, डेथ के ऊपर। ये एक सोलिलोकी है और इसकी ओपनिंग लाइन स्टार्ट होती हैं, लेट्स गो यू एंड आई वेयर द इवनिंग इज स्प्रेड आउट ऑफ द स्काई लाइन्स। लेट्स गो यू एंड आई वेयर द इवनिंग इज स्प्रेड आउट ऑफ द स्काई लाइन्स। ये इसकी ओपनिंग लाइन्स है जिसको आपको लिखना है और इसको याद करना है। अगर ये ओपनिंग लाइन कभी आपके एग्जाम में आ जाए और पूछी जाए तो आप इसको आंसर राइट दे सकें, इसीलिए मैंने इस लाइन को यहाँ पर लिखा है। आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये जो
वीडियो जो हम बना रहे हैं और ये जो आपको कंटेंट मिल रहा है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसलिए आपको ये ना देखें कि आपका टाइम वेस्ट हो रहा है, वीडियो काफ़ी बड़ी बन रही है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आपको टी.एस. एलियट के जो भी बायोग्राफी के अंदर जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो आप तक पहुँचा सकूँ, आप लोगों को एग्ज़ाम के अंदर अच्छे नंबर दिलवा सकूँ, मेरा तो यही टारगेट है। इसलिए आप इस वीडियो को एंड तक देखिए और अगर आप इस वीडियो को आपको पसंद आई तो अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। अब हम नेक्स्ट स्टार्ट करने वाले हैं टी.एस. एलियट के फेमस एसेज के बारे में। तो टी.एस. एलियट ने 4 फेमस एसेज लिखे। सो नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू टी.एस. एलियट्स फेमस essay. He wrote 4 famous essays and all the 4 essays are very important for UGC NET exam. So let me tell you. The first essay, Tradition and Individual Talent. Tradition and Individual Talent जो पब्लिश होता है 1919 के अंदर। सेकंड इसका ऐसे आता है हेमलेट एंड हिज प्रॉब्लम। हेमलेट एंड हिज प्रॉब्लम के अंदर एक वर्ड्स देते हैं ये ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, यू हैव टू रिमेंबर फॉर द एग्जाम। द सेकेंड जो इनका एसेज है द मेटाफिजिकल पोइट, इन्होंने मेटाफिजिकल पोइट्स के ऊपर भी एक ऐसे लिखा है, इट वॉज पब्लिश्ड इन 1920 के अंदर। द फोर्थ ऐसे होमेज टू जॉन ड्राइडन, इन्होंने जॉन ड्राइडन के ऊपर भी एक वर्क लिखा, इट वॉज पब्लिश्ड इन 1914। सो यू हैव टू रिमेंबर 4 फेमस एसेज। आपको ये 4 ऐसे जो हैं आपको हमेशा याद रखने हैं ताकि आपको ये 4 ऐसे जो हैं जब भी एग्जाम में पूछे जाएं तो आप इनका आंसर अच्छे से दे सकें। सो फर्स्ट लेट मी रिपीट इट, इंडिविजुअल ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट, हेमलेट एंड हिज प्रॉब्लम, द मेटाफिजिकल पोइट्स एंड होमेज टू जॉन ड्राइडन। तो ये 4 फेमस ऐसेज हैं और अब मैं डिस्कस करने वाला हूँ टी.एस. एलियट की वेरी इंपॉर्टेंट पोइम्स। सो लेट मी राइट डाउन। तो अब हम टी.एस. एलियट की जो फेमस पोइम्स हैं उन्हीं के बारे में डिस्कस करेंगे। वैसे तो इन्होंने काफ़ी वर्क्स लिखे हैं बट वी आर गोइंग टू डिस्कस टी.एस. एलियट्स फेमस पोइम्स। तो इनकी जो सबसे फेमस पोइम है जो हम सभी जानते हैं द वेस्टलैंड। द वेस्टलैंड ये पब्लिश होती है 1922 के अंदर। आपको अगर याद हो तो इन्होंने वैसे तो 800 लाइन्स का कलेक्शन है द वेस्टलैंड, बट ये जो एजरा पाउंड है इन्होंने इस पोइम को 800 लाइन्स को कट करके 434 लाइन्स को कलेक्शन करके इनको पब्लिश किया है। इसने एजरा पाउंड ने। इसका जो एडिटर है द वेस्टलैंड का वो एजरा पाउंड है, जिन्होंने 434 लाइन्स का कलेक्शन इन्होंने पब्लिश किया है। वैसे इनका अगर आपको नॉलेज के लिए बता देता हूँ कि वेस्टलैंड जो है वैसे इन्होंने 800 लाइन्स लिखी थी, मगर ये पब्लिश सिर्फ 434 लाइन पब्लिश होती हैं। जो एजरा पाउंड जो है ये इसको पब्लिश करते हैं, एजरा पाउंड। सेकेंड इनकी जो पोइम है द होलोमैन पब्लिश होती है 1925 के अंदर। थर्ड इनकी पोइम है, ये जो आपको लिस्ट में आपको यहाँ पर बोर्ड पे लिखी हुई है, ये लिस्ट जो है ये हर एक पोइम हर एग्जाम के अंदर टीजीटी के अंदर पीजीटी के अंदर यूजीसी नेट के अंदर ये पूछी जाती हैं ऊपर नीचे करके। कभी कभार इनका ये सीरियल एक पब्लिशिंग डेट पूछ लेता है, यानी कि एग्जामिनर आपको फंसाने की कोशिश करेगा, मगर अगर आपने अच्छे से इनको प्रिपेयर किया हुआ है तो यू कैन गिव द इजिली राइट आंसर। तो होलोमैन पब्लिश होती है 1925 के अंदर। जर्नी ऑफ द मैगी, इसमें से काफ़ी इंपॉर्टेंट ये जो 3 जो पोइम्स हैं, ये जो 4 पोइम हैं, इनमें काफ़ी बार हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। द वेस्टलैंड, द होलोमैन, जर्नी ऑफ द मैगी पब्लिश होती है 1927 के अंदर। और लास्ट में एक वेरी इंपॉर्टेंट इनकी पोइम है एस वेंसडे, जिसको हम वेडनेसडे कहते हैं, ये पब्लिश होती है 1930 के अंदर। एस वेंसडे जो पोइम है एक कलेक्शन ऑफ 6 पोइम्स, एक कलेक्शन है 6 पोइम्स का। इट हैज ए रिलीजियस थीम। एस वेडनेसडे जो पोइम है इसका रिलीजियस थीम है, इट इज ए कन्वर्सेशन पोइम। इस पोइम के अंदर एस वेडनेसडे पोइम जो है इसके अंदर डेंटे का इफेक्ट जो है वो इस पोइम के अंदर आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट इसका जिरोनसन भी काफ़ी फेमस पोइम लिखी है। और नेक्स्ट है द कुकिंग एग एंड द हिप्पोपोटेमस।
हिप्पो पैटो मस। तो ये इनके फेमस पोइम्स हैं जो आपको यूजीसी नेट एग्ज़ाम के लिए आपको याद रखने हैं और इनकी पब्लिशिंग डेट याद रखनी है। अगर हम वेस्टलैंड की बात करें तो वेस्टलैंड को हम एक नेक्स्ट कमिंग वीडियो के अंदर हम अच्छे से इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे, ताकि आपको यूजीसी नेट के एग्ज़ाम में जो भी क्वेश्चंस आए तो आप इस एग्ज़ाम में इजीली से आप आंसर दे पाएँ। तो आपको सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट इसके अंदर जो चीज़ है वो आपको पब्लिशिंग डेट है। ये पब्लिशिंग डेट आपको याद रखनी है, ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछी जाती है, तो ये आपको याद रखनी है। तो चलिए हम डिस्कस करते हैं इसके नेक्स्ट वर्क को। सो अब मैं डिस्कस करने वाला हूँ फोर क्वार्ट्स। फोर क्वार्ट्स ये क्या है? फोर क्वार्ट्स इट इज ए कलेक्शन ऑफ फोर पोइम्स। इट इज ए कलेक्शन ऑफ फोर पोइम्स। ये फोर क्वार्ट्स जो है ये लगभग मैं इसको 3 से 4 सालों में लगातार देखता आ रहा हूँ कि ये जो क्वेश्चन है ये बार बार यूजीसी नेट एग्जाम में पूछा जा रहा है। तो मैंने सोचा कि इसको भी आपको बता दिया जाए, ताकि अगर आपके एग्जाम में आ जाए तो आप इसका आंसर दे पाएँ। सो फोर क्वार्ट्स जो है ये इन्होंने टोटल 6 ईयर इसको लिखने में लगाई, 6 ईयर्स। He was started to writing this letter, this four quads in 1936 and he was completed this work 1942। यानी कि 1936 से लेकर 1942 के अंदर इन्होंने इसको कंप्लीट किया है। सो लेट मी स्टार्ट नाउ। सो बेंट नोटन, इन्होंने पहली पोइम है बेंट नोटन जो पब्लिश होती है 1935 के अंदर। नेक्स्ट पोइम है ईस्ट कुकर जो पब्लिश होती है 1940 के अंदर। नेक्स्ट है द ड्राई सल्वेजेज। द ड्राई सल्वेजेज पब्लिश होती है 1941 के अंदर। और फोर्थ है लिटिल गिडिंग जो पब्लिश होती है 1942 के अंदर। तो आपको ये जो 4 पोइम का कलेक्शन है इसका पब्लिशिंग डेट याद रखना है और इनका नाम याद रखना है। और कभी कभार तो आपको ये चारों के चारों ही पूछ लिए जाते हैं कि आप इनका सही से मिलान करें। तो अगर आपको पब्लिशिंग डेट 1935, 1940, 1941, 1942 आपको ये जो मैं डेट लिख रहा हूँ बोर्ड के ऊपर सभी वर्क्स के सामने, तो ये मेरा अलग अलग वर्क से अलग अलग वेबसाइट के ऊपर सर्च की हुई डेट्स हैं। तो आप इसमें कंफ्यूज ना हो। फिर भी अगर आपको कोई मिस्टेक मिले इन वर्क्स के अंदर या कोई पब्लिशिंग डेट के ऊपर तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। सो नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस पोइटिक ड्रामाज। इन्होंने टी.एस. इलियट ने पोइटिक ड्रामाज भी लिखे हैं। पोइटिक ड्रामाज का मतलब होता है कि इनके अंदर जो प्रोटैगनिस्ट है, जो हीरो है, वो संघर्ष करता है। क्या करता है? संघर्ष करता है। इसके अंदर एक हीरो का संघर्ष दिखाया गया है कि लाइफ में, ज़िंदगी में कितने टाइप्स के एक इंसान संघर्ष करता है, कैसे कैसे अपनी ज़िंदगी को लीड करता है और फिर तब जाके ज़िंदगी में कहीं उसका नाम होता है। तो टी.एस. इलियट की ज़िंदगी में इन्होंने 2 शादियाँ की। फर्स्ट शादी इसकी कामयाब नहीं हुई और इन्होंने इतने फेलियर्स देखे फिर भी इन्होंने हार नहीं मानी। तो मुझे एक लाइन याद आती है कि तू चल तेरे वजूद की समय को भी तलाश है, हार कर मत बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मुझे तेरे पहुंचने की आस है। तो आप हार कर मत बैठिए, आप ज़िंदगी में लगे रहिए, चाहे आपको सक्सेस मिले या फेलियर मिले, बस आपको रुकना नहीं है। तो चलिए शुरुआत करते हैं पोइटिक ड्रामाज की। तो इनका फर्स्ट वर्क जो है मर्डर इन द कैथेड्रल। मर्डर इन द कैथेड्रल जो है ये 1935 के अंदर पब्लिश होता है। नेक्स्ट जो वर्क है द फैमिली रीयूनियन। द फैमिली रीयूनियन ये 1939 के अंदर पब्लिश होता है। थर्ड वर्क जो है द कॉकटेल पार्टी। कॉकटेल पार्टी जो है 1944 के अंदर पब्लिश होता है। द कॉन्फिडेंशियल क्लर्क ये 1953 के अंदर पब्लिश होता है। द एल्डरली स्टेट्समैन 1958 के अंदर पब्लिश होता है। और स्वीनी एगोनिस्ट ये 1932 के अंदर पब्लिश होता है। तो मैंने आपको यहाँ पर पोइटिक ड्रामा जो मेन ड्रामाज हैं इनके बारे में आपको बता दिया है। तो आप इनकी लिस्ट बनाएं और अपने नोट्स बनाएं और इनको बार बार पढ़ें और इनको याद करें। तो आपको मैंने 6 की लिस्ट बनाई है। ये जो आप इनका चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हर बार आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं और यहीं पर आपके नंबर कटते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि आप इनको अच्छे से प्रिपेयर करें ताकि आपको एग्जाम में कोई प्रॉब्लम ना आए। तो मर्डर इन द कैथेड्रल, द फैमिली रीयूनियन, द कॉकटेल पार्टी। ये कॉकटेल पार्टी जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कॉकटेल पार्टी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो
आप इसको एक बार नेट पर चेक करें, इसकी जो थीम है उसको याद करें और चेक करें। ये 1944 के अंदर पब्लिश हुआ था और इसके ऊपर नेट यूजीसी नेट एग्जाम में कई बार इसके ऊपर क्वेश्चन पूछे गए हैं और टीजीटी पीजीटी में भी काफ़ी पूछे गए हैं। वैसे तो सारे इंपॉर्टेंट हैं, बट इनको आप एक बार आप इसको नेट के ऊपर चेक कर लें और इसको पढ़ें और इनकी एक बार आप ऑडियो या वीडियो जहाँ कहीं भी आपको अवेलेबल मिले उसको चेक कर लें। नाउ हम डिस्कस करने वाले हैं टीएस इलियट के आज का लास्ट टॉपिक इस वीडियो का, प्रोज वर्क्स। टीएस इलियट ने प्रोज वर्क्स भी लिखे हैं जो इम्पोर्टेंट तो इतने फेमस तो नहीं हुए, बट कभी कभार कोई छोटा मोटा जो एग्ज़ाम होता है टीजीटी का पीजीटी का तो उसमें पूछ लिया जाता है, तो आपको इसके भी गो थ्रू होना काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो इन्होंने पहला वर्क लिखा है सिलेक्टेड एसिड्स। सिलेक्टेड एसिड जो पब्लिश हुआ 1932 के अंदर। नेक्स्ट है द यूज ऑफ पोइट्री एंड यूज ऑफ क्रिटिसिज्म 1923। द यूज ऑफ पोइट्री एंड यूज ऑफ क्रिटिसिज्म 1923। नेक्स्ट है ऑन पोइट्री एंड पोइट्स, ये पब्लिश हुआ 1957 के अंदर। नेक्स्ट है पोइट्री एंड ड्रामा। पोइट्री एंड ड्रामा पब्लिश हुआ 1951 के अंदर। द थ्री वॉइसेज ऑफ पोइट्री। थ्री वॉइसेज ऑफ पोइट्री पब्लिश होता है 1953 के अंदर। नेक्स्ट है द लिटरेचर ऑफ पॉलिटिक्स। द लिटरेचर ऑफ पॉलिटिक्स पब्लिश होता है 1955 के अंदर। नेक्स्ट है टू क्रिटिसाइज द क्रिटिक्स 1964। आफ्टर स्ट्रेंज गॉड 1934। सो आज हमने इतने सारे वर्क्स किए हैं टीएस इलियट के, यानी कि टीएस इलियट के जितने भी वर्क्स थे, पोइट्री था, प्रोज था, ड्रामा था, उनकी पर्सनल लाइफ थी, उनके पर्सनल लाइफ के साथ साथ उनके लाइफ के बारे में भी डिस्कस किया, पेरेंट्स के बारे में भी डिस्कस किया, उनकी एजुकेशन के बारे में भी डिस्कस किया। तो मैंने टीएस इलियट की जो बायोग्राफी है उसको मैं कवर कर चुका हूँ और नेक्स्ट जो कमिंग वीडियो जो हमारी आने वाली है उसमें मैं टीएस इलियट की वेरी फेमस एंड वेरी इंपॉर्टेंट वर्क्स है जिसका नाम है द वेस्टलैंड, उसको मैं डिस्कस करने वाला हूँ। तो जब तक आप इस वीडियो को देखिए और इस वीडियो को समझिए, और अगर आपको पसंद आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों को शेयर करें। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।